Hello my dear students of class 12. Now this is my second lecture of the unit current electricity, and today I am going to discuss some important derivations which is related to your chapter current electricity. आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड सीरीज डिस्कस करेंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस को डिस्कस करने वाले हैं, और ये डेरिवेशंस ऐसे हैं जो अक्सर रिपीटेड होते हैं। मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करता है, अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होके आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि एक्चुअली हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक्स होता है मैंने बताया था, और जो हमारा चार्ज होता है चार्ज को हमने डिस्कस किया था, और चार्ज के जो टाइप्स होते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया था, और करंट को मैंने डिफाइन किया था। ठीक है, थोड़ा सा और भी करंट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली हमारा जो करंट होता है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो करंट का जो टाइप होता है वो स्पेशली क्या होता है, स्पेशली दो ही होता है। एक्चुअली कहीं कहीं 3 टाइप्स का लिखा होता है, उसका मीनिंग नथिंग है। पहला आपका क्या है, पहला जो आपका होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। कौन सा करंट होता है, एक तो हमारा होता है डायरेक्ट करंट, और दूसरा हमारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? देखिए है क्या भाई, डायरेक्ट करंट का मीनिंग क्या है कि डायरेक्ट करंट में क्या होगा कि करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा और वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो जो ग्राफ होगा उसका स्ट्रेट होगा। इट मींस यहाँ पे अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम करंट की बात कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या है, ऑलवेज फिक्स है, और वो वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, तो वो 0 होगी। क्लियर? अब अगर हम बात करें भाई अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसको हम साइनोसॉइडल करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल करंट बोलते हैं। और इसका जो बिहेवियर बेटा होता है, अगर एक करंट इधर प्लॉट करें, इधर माइनस आई प्लॉट करें, तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, जिसकी वजह से इसको हम वेरिएबल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है। तो ये वाली वैल्यू जो लगातार वेरी करती रहती है इसको हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सोच रहे होंगे क्या सर यही एक जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। ऐसा स्ट्रक्चर आपने केवल अपने सिलेबस में देखा है, बाकी आप इसका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म भी देखते हैं, ये भी आपकी अल्टरनेटिव करंट है। आप इसका एक और फॉर्मेट देख सकते हैं, स्क्वायर वेव फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वेव फॉर्म आपको क्या होते हैं, जब आप आगे एडवांस जो है बीएससी वगैरह करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, अगर आप बेसिकली साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को फॉलो करते हैं। क्लियर? चलिए, इतनी चीजें आपके लिए सफिशिएंट है। करंट से रिलेटेड जो भी फंडा था मैंने आपको बता दिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं कि क्या होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या एक्चुअली करंट बनता है, तो उसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी को समझिए। एक हमने क्या किया, एक यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कंडक्टिंग मीडियम लिया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को मैंने देखा, और वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से चल रहा था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करिए। अब मैंने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन था जो कि मेरा यहाँ इस तरह चल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरह मूव कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस तरह मूव कर रहा था, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या था, बिल्कुल सीधा ऐसे चल रहा था। क्लियर? क्या वैसा था,
जब हमने इस एंड के अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया था, तब हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनका डायरेक्शन कुछ का इस तरह से, कुछ का इस तरह से, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ध्यान से सुनिए, क्या कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से क्या होगा कि इस टर्मिनल पे पॉजिटिव और इस टर्मिनल पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। प्लस टू माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे, वो मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब है जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, देखो ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, ये अपने से को थोड़ा सा ऐसे ड्रिफ्ट कर लेता है और ये इतना सा ड्रिफ्ट इसमें क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे इस तरह से ये ड्रिफ्ट अपने आप को करता है, इसमें इस तरह से ड्रिफ्टिंग जनरेट होती है। ये अपने पाथ को क्या करता है, ये अपने पाथ को कुछ इस तरह से कर लेता है और इसमें जो ड्रिफ्टिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है। सिमिलरली इसकी जो ड्रिफ्टिंग होती है बेटा वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक, और यहाँ ड्रिफ्टिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखो तो ये वाला जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये वाला जो ड्रिफ्ट हो रहा है, ये जो ड्रिफ्ट आपको दिख रहा है, इन ड्रिफ्ट की हर एक ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो जो हम यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना चाहेंगे, ड्रिफ्ट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज सिमिलर। क्लियर? अगर उनका ड्रिफ्ट सिमिलर है तो हम ये कहते हैं कि जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर होते हैं तो क्या करते हैं, वो एक बैक ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट होती है। और हम कह सकते हैं कि चूंकि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं सो दैट्स व्हाई द करंट विल क्रिएटेड। क्लियर? अब मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करने की मीनिंग तो होती है खिसकना, फिर इलेक्ट्रॉन चलते कैसे? एक्चुअली यही ड्रिफ्टिंग की वजह से वो धीरे 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 शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक साथ आके स्ट्राइक करते हैं किसी कॉइन पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल शॉक का इंप्रेशन छोड़ जाते हैं। ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पे आपको लग सकता है। अगर आप यहाँ पे हैंड रखिए, डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। बात समझ में आ गई? अगर मैंने माना कि भाई सपोज दैट कि एक की वेलोसिटी v1 से, v1 वेलोसिटी से उसने ड्रिफ्ट किया, दूसरे ने v2 से ड्रिफ्ट किया, तीसरे ने v3 से ड्रिफ्ट किया, चौथे ने v4 से ड्रिफ्ट किया। ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन है तो उसने vn स्पीड से ड्रिफ्ट किया। तो हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो एंड सो ऑन प्लस लगा के इसको अगर हम n से डिवाइड कर दें, then that quantity will be defined as drift velocity. Clear? ध्यान से सुनिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? The average of all the velocities of each and every individual electron which are currently drifting opposite to the direction of the electric field region. It means जो एवरेज वैल्यू है उसी एवरेज वैल्यू को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल है। मीनिंग आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक, कितनी मीनिंग क्लियर हो गई? चलिए, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो एक बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन हम लोग करते हैं, और उस डेरिवेशन को हम ये कह सकते हैं कि ऐसे डेरिवेशंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग पहला डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में करने जा रहे हैं वो ये है, रिलेशन बिटवीन
E and VD. It means we want to know the relation between electric field and drift velocity. मतलब है E हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। देखो वेक्टर का साइन क्यों लगाया, आपको भी मालूम होगा E वेक्टर क्वांटिटी है, VD एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई E एंड VD इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं उसी सेम सिमिलर, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल का एग्जांपल लेके। मैं अगर बात करता हूं बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो ड्रिफ्ट कर रहा है, अब मैं सिर्फ ड्रिफ्ट वाला पोर्शन ही बनाऊंगा। दूसरा है यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तीसरा ऐसे इधर ड्रिफ्ट कर रहा है, चौथा यहाँ पे नीचे ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा है, पांचवा यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहा है। कब? जब हमने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है तब। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ड्रिफ्ट करने से पहले, जरा सोचना, ठीक है, ड्रिफ्ट करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अगर मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर 1 सेलेक्ट कर लूं, तो ड्रिफ्ट करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, थर्मल वेलोसिटी, और उस थर्मल वेलोसिटी को हमने माना है कितना था, इसका थर्मल वेलोसिटी u1 था। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है तो ऑब्वियसली वो कैसा पाथ बनाता था, थोड़ा सा याद कर लीजिए। पाथ उसका पैराबोलिक होता था। कैसा होता था? ये देखो ड्रिफ्ट हुआ लेकिन इसका पाथ ये है, तो इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ठीक है, अगर पैराबोलिक पाथ पे ड्रिफ्ट कर रहा है ऑब्वियसली उस पे क्या होगा, एक्सेलरेशन लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना लगेगा आपको भी पता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए लगेगा। यही तो एक्सेलरेशन होता है। और हमको पता है बेटा फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है, Q इंटू ई है, Q इंटू ई है, और यहाँ साइन क्या होगा, ठीक है, माइनस में होगा। ठीक है, मतलब है जो हमारा बेटा ड्रिफ्टिंग फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के जस्ट क्या है, अपोजिट है ना। तो यहाँ से मैं इसको माइनस ई इंटू कैपिटल ई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से मैंने एम ए लिखा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। ये आपको अभी यूज करना है, तो इक्वेशन स्टार बना लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर मैं बेटा पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी है u1, वो t1 टाइम में क्या करता है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 हो जाती है, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, सिंपली a होगा। मतलब है हर एक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑलमोस्ट a होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो ना। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो भाई v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस ए टी 1 लिख सकते हैं। भाई ऑब्वियस है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिखा है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टाइमिंग t1 मैंने ले लिया, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मतलब है u1, फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ इक्वेशन से मैंने इस तरह लिख दिया। सिमिलरली सेकंड, ठीक है, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भैया क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर v2 इज इक्वल टू u2 प्लस at2 होगा, यही तो होगा। फिर ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम nth इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे vn इज इक्वल टू un प्लस atn। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो। अब कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या है आपका, सिंपली इसको ऐड कर दो। देखिए ये फिगर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सबको अगर ऐड कर दो तो मिलेगा b1, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको, मैंने u1 को एक साथ कर लिया, a को मैंने कॉमन ले लिया और t को अंदर कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस un। ठीक, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे प्लस a कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिला t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन प्लस tn।
ठीक है, क्लोज कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या करते हैं, n से अगर इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो कोई इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ पे सबको n से डिवाइड कर दो। तो यहाँ मैंने क्या किया, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाय n कर दिया इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस un डिवाइडेड बाय n एक साथ कर लिया, और प्लस यहाँ पे लगाया a, आपको मैंने लिखा यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन प्लस tn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। लेटर मैंने छोटा छोटा लिखा है तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन प्लस tn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे कंसेप्ट पूछना चाहूंगा, अभी मैंने बताया था इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया क्या, तो vd, सिंपली vd लिख दिया, ठीक। ये बताओ आपको, ये टर्म मैं पहले लेक्चर में मैंने बताया था, ये टर्म बहुत यूज होगा। ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी है तो आपको मैं बता दूं नॉलेज के लिए, कितनी है, 0। और अगर आपने नहीं पहला लेक्चर देखा है तो आप वहां पे जाइए, फर्स्ट लेक्चर को देखिए, वहां से आपको कंसेप्ट मालूम हो जाएगा 0 क्यों होता है, ठीक है। प्लस अगर मैंने यहाँ पे a लिखा तो इसको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, टाउ बोलता हूँ, मीन रिलैक्सेशन टाइम बोलता हूँ। तो यहाँ पे a टाउ हो गया, क्लियर, ठीक। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपको पता है बेटा a की वैल्यू, यहाँ से आपको पता है ना a की वैल्यू कितनी है, माइनस ई डिवाइडेड बाई m, ठीक है। तो यहाँ इसका भी कोई रोल नहीं है, मेन रोल किसका है, a इक्वल टू माइनस ई डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ पे 10 दीजिए, तो ये हो गया मेरे पास माइनस e, ठीक है, e टाउ डिवाइडेड बाई m, ठीक है। दिस इज अवर vd, क्लियर। तो vd और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है ना, ठीक। तो vd की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस ई टाउ अपॉन m, वेयर नेगेटिव साइन सोर्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन सोर्स दैट drift of the electron is opposite to the direction of electric field, to the direction of electric field, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा, नेगेटिव साइन सोर्स दैट द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज देयर एनी कंफ्यूजन, सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। आप यहां से इसकी यूनिट को वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। तो अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो यहाँ पे मैं एक टर्म आपको बताना चाहूंगा, मोबाइलिटी। क्या मैं बताना चाहूंगा उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मोबाइलिटी क्या होती है, और मोबाइलिटी में अगर हम कुछ डिफरेंस जानना चाहें इलेक्ट्रॉन और होल्स को लेके तो हम क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते, ये भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बात की मोबाइलिटी, क्लियर। देखो क्या है, बड़ा ही सिंपल सा मोबाइलिटी का डेफिनेशन है। इसको हम लिखते हैं म्यू से, और म्यू को हम लिखते हैं vd डिवाइडेड बाय a, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, मोबाइलिटी। मैंने क्या कहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज मोबाइलिटी। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी को लिखना चाहो लिखो, अदरवाइज बड़ा ही सिंपल है, ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबाइलिटी। इसे क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा सर इसे हम मोबाइलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हमको मालूम है, अभी हमने रिलेशन पढ़ा था vd की वैल्यू, ठीक है, माइनस ई
टाउ डिवाइडेड बाई एम। अभी आपने पढ़ा है, आप इसको यूज कर लीजिए इसमें। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी आपको भी मालूम है, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू ई, और ई से ई कैंसिल हो गया तो माइनस ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम। दिस इज आवर मोबाइलिटी एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहां से आपको क्या है भाई, किसी पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर आप रीजन ले सकते हो कि मान लेते हैं कि टाउ और ई हमारा क्या है, बेसिकली ई तो कांस्टेंट होगा ही, मान लेते हैं मैं टाउ कांस्टेंट है, तो जो म्यू होगा वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है इनवर्सली मास पे। ठीक है, क्लियर? अब एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है मेरा कि मेरे पास अगर होल है, ठीक, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, तो इन दोनों में, होल एंड इलेक्ट्रॉन में मोबाइलिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो सर। अगर मैं होल की बात करूं तो होल को तो हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, है ना, होल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, है ना, यही तो कहते हो। तो होल भैया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, इसका मतलब उसका मास बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मास ज्यादा होगा तो मोबिलिटी कम होगी। सो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन हैविंग द मोर मोबाइलिटी एज कंपेयर टू द होल। तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में होल की मोबाइलिटी बहुत कम होगी, या ये कहो कि इलेक्ट्रॉन होल के कंपैरिजन में ज्यादा मतलब मोबाइलिटी को कंटेन करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम एक और रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही, और इस बार हम रिलेशन जो एस्टैब्लिश करेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अक्सर एग्जाम में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक, अब अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे टॉपिक को तो आपको मालूम होगा कि सर कौन सा रिलेशन है, तो मैं लिख दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन व्हाट, मैं बात कर रहा हूं किसकी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, इसका मैं डेरिवेशन करूंगा। ठीक, देखो ये सिंपल सा फार्मूला है, I इज इक्वल टू होता है NEA VD। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, एक हमने क्या किया, कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ L है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसकी लेंथ क्या है, मैं बता दूं नॉलेज के लिए आपको कि इसकी लेंथ क्या है, L है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। क्रॉस सेक्शन, अच्छा क्रॉस सेक्शन की मीनिंग क्या समझते हो? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बार यूज हुआ है। देखो क्रॉस सेक्शन की मीनिंग क्या है कि अगर इसको हम ट्रांसवर्सली, ठीक है, हम क्या करें, इसको कट करें। ठीक, अब अगर कट करोगे तो इसका छोटा सा एक स्लाइस निकलेगा, जैसे इसको काटोगे तो एक कॉइन, मान लो कि एक कॉइन निकलेगा, क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर कॉइन से मिलकर बनता है, तो इसका एक स्लाइस निकलेगा, उस स्लाइस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मानते हैं भाई इलेक्ट्रॉन यहां से इस रीजन X से और इस रीजन Y में ऐसे मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं बोलता हूं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर रखा होगा। ठीक है, तभी तो ड्रिफ्ट करेगा, अदरवाइज ड्रिफ्ट नहीं करेगा। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको क्या करो, माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। सोच रहे होंगे सर ड्रिफ्ट तो इधर कर रहा है, आपने तो प्लस इधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सही कर दीजिए आप। ठीक है, तो ड्रिफ्ट आपका X से Y की तरफ होगा। एक बात मुझे बताओ कि करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? सीधी सी बात है, करंट का फार्मूला होता है Q/T। ठीक है, क्या होता है,
Q by T होता है। अगर यहाँ से मैं किसी तरह से Q निकाल लूँ और किसी तरह से T निकाल लूँ तो दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा और हमारा करंट का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है वो E इज इक्वल टू होता है V बाई डी। ठीक है, याद करिए E इज इक्वल टू dV बाई डी आर होता है ना, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। E इज इक्वल टू रिलेशन क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर होता है। ठीक है, डी आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, V क्या होता है, पोटेंशियल। तो सिंपली इसको E इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हो, आर की जगह पे D लिख दिया, कुछ नहीं, है ना। ठीक, तो यहाँ पे D के प्लेस पे क्या है बेटा, इन दोनों सेक्शन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, L, सो दैट्स व्हाई E इज इक्वल टू V बाई L। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और इसको E इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, V बाई L लिखा है। क्लियर, तो मतलब कि हम इसको V इज इक्वल टू E इंटू L भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। चलो एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई टोटल करंट कितनी जो है इस टोटल चार्ज इस कंडक्टर से कितना लिंक होगा, तो देखो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की अगर बात करो तो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, आपको पता है n होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू कितना होगा आपको भी पता है, सिंपली n होगा। ठीक है, किसी पर यूनिट वैल्यू में कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका n होगा। तो हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन इन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या होगा भैया, टोटल वैल्यू में कितना होगा, तो आपको भी पता है सर कितना होता है, आंसर आएगा n इंटू वैल्यूम। इस पूरे सिलेंडर का वैल्यूम कैसे निकालते हो, सीधी सी बात है, एरिया को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू l। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई टोटल इलेक्ट्रॉन अभी हमने निकाला है ना। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है तो E है, तो टोटल हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय E। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टोटल चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ठीक, इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपका मालूम है N इंटू ए एल इंटू क्या होगा E होगा, यही तो होगा टोटल चार्ज। अब क्या निकालना है भैया, Q तो निकाल चुके, अब हमको क्या चाहिए, सीधी सी बात, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आपको आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया, ध्यान रखना। अब ये मत पूछिएगा कि सर यहाँ पे इसका क्या नॉलेज है। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो पीछे हम लोग पढ़ चुके होते हैं, धीरे धीरे वो गायब होती हैं। ठीक है, तो बीच बीच में उसको भी क्या कर लेना चाहिए, रिकॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, टी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस x से y रीजन में जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, l डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, ऑब्वियस है vd है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये लिखेंगे the velocity of electron to reach the position y, ठीक है, from x by x से ही तो y पे जाएगा, तो टोटल उसकी जो वेलोसिटी होगी वो vd होगी, और vd की वैल्यू कितनी होगी, बाई डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है,
स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है एल, ठीक, और अपान क्या हो जाएगा भाई, चलो बेसिक सी डेफिनेशन आपको मैं बता दूं, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, स्पीड होता है, यही तो होता है। एक बात बताओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज, देखो पहली चीज डिस्टेंस कितनी है एल और टाइम कितना है टी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या मेरे पास टाइम यहां से निकल सकता है, ऑब्वियस से निकल सकता है। तो टाइम का फार्मूला क्या आएगा, T इक्वल टू एल अपान वी इंटू डी, ठीक है। चलो भाई दोनों चीजें निकल आई ना। अब आपको क्या करना है, कुछ भी तो नहीं, सिंपली आई इक्वल टू क्या करना है, Q बाई टी करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक, इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Q की वैल्यू कितनी है, N इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल एल कैपिटल है, तो यहाँ पे भी कैपिटल एल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या स्मॉल एल यहाँ पे कर लीजिए, तो आप इसको स्मॉल एल लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ भी स्मॉल एल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्मॉल एल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप इसको क्या लिख रहे हैं, एल अपान वी डी, तो एल अपान वी डी आपने लिख लिया। आपको पता है एल से एल मर गया और आपके पास आई का रिलेशन कितना आ गया, एन ई ए वी डी पर चला गया, तो एन ई ए वी। So this is the relation between current and drift velocity. Clear? देखो क्या है कि लेक्चर्स थोड़े बहुत लिटिल बिट लेंथी होंगे। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि थोड़ा बहुत आपको टाइम देके चलना पड़ेगा, और ऑब्वियसली कि बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो आपको कंसेप्ट को समझाने में मुझे टाइम भी लगेगा। तो एक एक चीज को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा समझ के चलना है, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेक्चर जो भी इसका होगा, डेफिनेटली मैं आपको आई इक्वल टू एनी ए वी डी के जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होंगे वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, इस पूरे जितने भी अभी तक आपने फार्मूले पढ़े हैं, सब फार्मूले पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होगा, और वो लेक्चर ऑलमोस्ट आपका 50 मिनट्स का होगा, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम आपके 10 क्वेश्चन को मैं कंटेन करूं, जो कि ऑलरेडी आपके 3 to 4 फार्मूले पे बेस्ड होते हैं, उनसे ही डिस्कशन हम लोगों का होगा। पहली चीज तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी पे 2 क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद अभी जो टू रिलेशंस आपने पढ़े, इन दोनों रिलेशन से कम 6 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल मैं 10 कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन कम से कम रहे, जिससे कि आपको, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक अभी पढ़ा उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है न्यूमेरिकल के जो है टुवर्ड्स, वो आपकी क्लियर हो जाए। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।